नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 6 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड परीक्षार्थियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, रेलवे हो, बैंक हो या कोई अन्य विभिन्न परीक्षाएं हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्रश्न बदलते नहीं हैं बल्कि उसी रूप के रहते हैं। इसलिए ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमारे जीवन की विभिन्न घटनाओं, पूर्ववर्ती घटनाओं से सबक लेने की एक कला है। हमें इतिहास के बारे में अवश्य जानना चाहिए। इसी कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं में इतिहास से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही नहीं है, तमिलनाडु। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि उसके शासनांतर्गत 5 प्रांत शामिल थे, जिनमें उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी और प्राची, या जिसे हम प्राची भी कहते हैं, कि पाटलिपुत्र। इन क्षेत्रों के अंतर्गत तमिलनाडु नहीं आता था, अतः चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में तमिलनाडु शामिल नहीं था। प्रश्न 2, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, ए व बी दोनों, अर्थात तक्षशिला व उज्जैनी अशोक के शासन काल में उसे इसका पदभार दिया गया था। दिव्या दान में बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला के विद्रोह के दमन के लिए अशोक को भेजा गया, ऐसा वर्णन मिलता है। अपने पिता के काल में ही वह तक्षशिला और अवंती का प्रांतिक शासक रह चुका था। प्रश्न 3, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पुष्यमित्र। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर उसमें सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी। पुष्यमित्र शुंग को प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने वाला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। हमीरियस अंतिम हिंदू एवं शासक था, जिसके कुछ सिक्कों पर कुषाण शासक कुजुल कटफिसस ने उत्तीर्ण किए थे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, हिप्पोट्रेटस। हिप्पोट्रेटस अंतिम हिंद यमन शासक था, जिसके कुछ सिक्कों पर कुषाण शासक कुजुल कटफिसस ने उत्तीर्ण कराया था। प्रश्न 5, गंधार कला पर विशेष प्रभाव था। तो ऐसी कौन सी कला थी जिस पर गंधार कला का विशेष प्रभाव था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, ए व बी दोनों। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में विकसित इस गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला भी कहते हैं। इसका मूल तत्व भारतीय है। इसमें यूनानी मूर्तिकला तथा भारतीय कला की भावमय आध्यात्मिक अभिव्यंजना का समन्वय है। इस कला में बोधिसत्व और मैत्रेयी की प्रतिमा विशेष रूप से पाई गई है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक
शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को शकों, यवनों और पल्लवों का संहारकर्ता कहा गया है। इसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी माना जाता है। इसे इस वंश का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। प्रश्न 7, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, हरिसेन। समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद में स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में एक लेख लिखा, जिससे समुद्रगुप्त के काल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। प्रश्न 8, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी माना जाता है, गुप्त वंश का महानतम शासक था, जिसने शकों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। प्रश्न 9, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक ऐसे विद्वान हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने ही पहली बार यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। ऐसा वर्णन आर.के. चौधरी ने अपने किताब के लेख में किया है। प्रश्न 10, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पर किया था? वह कौन सी नदी थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, नर्मदा। चालुक्य वंश के शासकों में पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य और प्रतापी राजा था। उसने कन्नौज के शासक हर्ष को दक्षिण के तरफ बढ़ने से रोका। उसे नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में उसे परास्त कर दिया, जो हर्षवर्धन की पहली हार मानी जाती है, ऐसा केसी श्रीवास्तव ने अपने लेख में बताया है। प्रश्न 11, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 1 व 2 दोनों। अर्थात पल्लव शासकों का विवरण प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसमें पल्लव वंशी शासकों को सिंह विष्णु, जिसका कार्यकाल 576 से 600 ईस्वी को अवनी सिंह भी कहा जाता है। पल्लव स्वयं को ब्रह्मा विष्णु दोनों के वंशज मानते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, बैजू बावरा। महान मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 महान व्यक्तित्व विराजमान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये इन नवरत्नों में से बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, मुल्ला दो प्याजा और फैजी हकीम हुकाम अकबर का रसोइया था। इसका वर्णन शिव नारायण सिंह राणा के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 13, त्रिशक्तियों, राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन सा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत
प्रतिहार नरेश वत्सराज ने, जिसका शासनकाल 780 से 805 ईस्वी माना जाता है, कन्नौज आयुष शासक इंद्रायुध को परास्त कर लिया था। तत्कालीन कन्नौज के राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव संघर्षरत रहे। अंततः ध्रुव को सफलता मिली। प्रश्न 14, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिसका कार्यकाल 750 से 770 ईस्वी को माना जाता है, बंगाल के सामंतों ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अपना शासक चुना था। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल आदि वंशागत राजा थे। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाई कोंडचोलपुरम रखा? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का महान शासक था, जिसने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की तथा इस विजय की स्मृति में गंगई कोंडचोल नाम की राजधानी का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न 16, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 17 बार। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत की संपदा को देखकर बार बार हारने के बावजूद यहां पर 17 बार आक्रमण किए और 17वीं बार उसे सफलता प्राप्त हुई, ऐसा वर्णन एलपी शर्मा ने अपने लेख में किया है। प्रश्न 17, महाबलीपुरम के तथाकथित रसशिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय 680 से 720 ईस्वी जिसका शासनकाल था, राज सिंह भी इसे कहा जाता था। इसने कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर व सिद्धेश्वर मंदिर तथा महाबलीपुरम के समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। इसने रथ शिल्प का भी प्रयोग किया गया था। प्रश्न 18, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन सा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, अर्थात दिल्ली और पूर्वी राजस्थान एक ऐसे क्षेत्र थे जो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत चले गए। प्रश्न 19, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, तो वह वंश कौन था, उसका नाम क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है गुलाम वंश। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत पर तुर्की शासकों के शासन को फारसी इतिहासकारों ने मुइज्जी, कुतबी, शमसी तथा बलबनी वर्गों में विभाजित किया है। प्रश्न 20, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश जिसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है, दास वंश के योग्यतम शासकों में एक था, जिसे दास वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए
दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के अपूर्ण कार्य को पूरा भी करवाया था। प्रश्न 21, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1221। मंगोलों ने अपना विश्वविख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। चंगेज खान मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंध को जीतकर लाहौर तक पहुंच गया और स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने मकबरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी। प्रश्न 22, निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी सही है, सूफी संत। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया सल्तनत काल के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनके शिष्य अमीर खुसरो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 23, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली स्थित पहाड़ियों पर करवाया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले के अंदर उत्तरी भाग में सुल्तान का पंचभुजी मकबरा कृत्रिम झील के भीतर स्थित है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, चंद्रशेखर आजाद। 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा था। इनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल रोशन लाल को फांसी दे दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद इस मुकदमे का सामना ही नहीं किया। बाद में इनकी मौत इलाहाबाद प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने स्वयं अपनी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न 25, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, सिकंदर शाह, जिसे हम सिकंदर गाह के नाम से भी जानते हैं। इसने उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, लाला लाजपत राय ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था। इसके प्रथम बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। प्रश्न 27, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, बहमनी राज्य। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में बहमनी राज्य के सुल्तान माने जाते हैं। प्रश्न 28, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किस भगवान की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, ए व बी, अर्थात 1 व 2, राम व कृष्ण। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाले संतों में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न 29, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, 1469 में रावी नदी के किनारे। सिख संप्रदाय के संस्थापक
संत गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में कालू मेहता के घर हुआ था। यह स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, तुजूक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां किसकी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है बाबर की। मुगल सम्राट बाबर अरबी, फारसी और तुर्की का विद्वान था। उसने अपनी जीवनी बाबरनामा तुर्की में लिखी एवं मसनवी की भी रचना की थी। इसे पद्य की मुबय्यान शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि इन प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो तो आप वीडियो को पुनः देखें। आज का प्रश्न 1 है, विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी शासक कहाँ के सुल्तान थे? और प्रश्न 2, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर जरूर दें और नियमित हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो को देखते रहें, और आप अपनी नियमित अनुशासित रूप से तैयारी करते रहें। मैं आप सभी के लिए रोज वीडियो जरूर भेज रहा हूं। कल मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 6 का वीडियो प्रसारित करूंगा। आप अपनी तैयारी करते रहें और अनुशासन में रह के पठन पाठन का कार्य जरूर करें। मैं अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ मिलूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।